हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मि's लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जीएसटी का टॉपिक कॉम्पोजिशन स्कीम और कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, उसके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम एज ऑफ लेटेस्ट अपडेट्स फॉर गुड्स? अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब आपका टर्नओवर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होता है 1.5 करोड़ और कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में होता है 75 लाख। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम नहीं मेंशन है, तो मतलब ये जनरल लिमिट की बात हो रही है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 1.5 करोड़, ऑप्शन सी 75 लाख एंड ऑप्शन डी 2 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने अभी आपको बताया, करेक्ट आंसर है बी, रुपीज 1.5 करोड़। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ टैक्स पेयर अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट अलाउड टू, मतलब अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। वैसे तो मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने पूरी कॉम्पोजिशन स्कीम एक्सप्लेन की हुई है, साथ साथ मैंने शॉर्ट्स में भी कॉम्पोजिशन स्कीम पूरी एक्सप्लेन की हुई है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और अभी हम ऑप्शंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं कर सकते। अ टैक्स पेयर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट अलाउड टू, ऑप्शन नंबर ए है फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को तो क्वार्टरली रिटर्न्स ही फाइल करनी होती है, तो ये तो गलत है। बी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स, यही करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर है, मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, आप ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने पॉकेट से ही बहुत ही नॉमिनल सा जीएसटी गवर्नमेंट पे करना होता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सी डील इन गुड्स, आपका ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तो गुड्स में ही डील करता है। डी रजिस्टर अंडर जीएसटी, तो आप जीएसटी में रजिस्टर भी कर सकते हो, गुड्स में डील भी कर सकते हो, क्वार्टरली रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते? बी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द जीएसटी रेट फॉर अ मैन्युफैक्चरर अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम? तो अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो तो आप, अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते, मतलब जो नॉर्मल जीएसटी के टैक्स स्लैब्स है ना, 5%, 12%, 18% या 28%, आपको अपने कस्टमर से नहीं चार्ज कर सकते। आप बहुत ही नॉमिनल सा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो खुद के पॉकेट से गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन कितना होता है? पहला ऑप्शन 1%, दूसरा ऑप्शन 2%, तीसरा ऑप्शन 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, फोर्थ 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी। तो देखो, अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो तो वैसे उसके लिए एक कंडीशन होती है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो आपके पास कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, तो आप आईजीएसटी तो नहीं चार्ज कर सकते। इसका मतलब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज करना है। तो यहाँ पे ए और बी जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाते हैं, 1% और 2% वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें दो ही ऑप्शन बचे, अब सी और डी। एक्चुअल में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो होता है वो 1% टोटल जीएसटी ही पे करता है, यानी कि 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन सप्लाई, अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो तो आप क्या सप्लाई कर सकते हो? ऑप्शन नंबर ए एग्जेम्प्टेड गुड्स, ऑप्शन नंबर बी सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज विद इन द लिमिट, सी इंटरस्टेट गुड्स एंड डी गुड्स थ्रू ई कॉमर्स। सी, अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर जीएसटी पे करना बनेगा ही नहीं कुछ। डी सर्विसेज, आप सर्विसेज में आ सकते हो अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, मतलब वैसे तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है ना वो गुड्स वालों के लिए होती है, और रेस्टोरेंट सर्विस वाले, जो रेस्टोरेंट
सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों की बात नहीं हो रही, जनरल सर्विसेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको अदर सर्विसेज आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो वैसे तो गुड्स के केस में ही कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन होता है, लेकिन सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो और उसकी लिमिट होती है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है कि आप विद इन लिमिट सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हो, सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। ये पूरा मैंने अपनी डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे रेफर कर सकते हो। सी, इंटरस्टेट गुड्स, एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर कभी भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है इसका मतलब आप छोटे टैक्स पेयर, छोटे बिजनेसमैन नहीं हो, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का प्रिविलेज नहीं मिल सकता। डी, गुड्स थ्रू ई कॉमर्स, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इंटरस्टेट सप्लाई करोगे, तो आपके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, लेकिन विद इन लिमिट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब इनमें से क्या ऐसा है या कौन ऐसा है जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। डिटेल वीडियो में ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अ रेस्टोरेंट सर्विंग फूड। देखो रेस्टोरेंट वाले तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी, अ ट्रेडर विद 80 लाख रुपीज टर्नओवर। 80 लाख का टर्नओवर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा था कि 1.5 करोड़ से नीचे जिसका टर्नओवर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, तो ये 80 लाख वाला तो कर सकता है, तो ये भी आंसर नहीं है। थ्री, अ मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग आइसक्रीम, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स जो है कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस होते हैं, जैसे पान मसाला सप्लाई करने वाले या आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स जो है, इनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो ये करेक्ट आंसर है डी, अ टेक्सटाइल रिटेलर। टेक्सटाइल रिटेलर मतलब अगर आप कपड़े का काम करते हो तो क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे इनमें से करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी, अ मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग आइसक्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर मस्ट पे टैक्स। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को कब टैक्स पे करना होता है? तो ये मैंने अपनी डिटेल वीडियो में भी आपको समझा रखा है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है वो क्वार्टरली टैक्स पे करना होता है, उसे मंथली टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साथ में उसको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना मैंडेटरी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ए मंथली, बी क्वार्टरली, सी एनुअली एंड डी क्वार्टरली विद एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, क्वार्टरली टैक्स पे करेगा और साथ में एनुअल रिटर्न भी उसको फाइल करनी पड़ती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फॉर्म टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए जीएसटीआर 1, ये तो रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करता है। जीएसटीआर 4, ये इनकी एनुअल रिटर्न होती है। सीएमपी 01, तो इसका करेक्ट आंसर है सीएमपी 01, और सीएमपी 08 भी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होता, ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स पे करते हैं, लेकिन ये उनकी रेगुलर रिटर्न होती है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होता ये फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म होता है? सीएसपी 01। क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली बाय कॉम्पोजिशन डीलर्स। कॉम्पोजिशन डीलर्स को एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फाइल करनी होती है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? तो ए जीएसटीआर 1 नहीं, ये रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए है। बी जीएसटीआर 3B, ये भी रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए जिसमें वो टैक्स की पेमेंट करते हैं। सी जीएसटीआर 9, ये भी रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए है, उनकी एनुअल रिटर्न होती है। डी जीएसटीआर 4, यस द करेक्ट आंसर इज डी जीएसटीआर 4, ये कॉम्पोजिशन डीलर्स की एनुअल रिटर्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स कैन इशू। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स क्या इशू कर सकते हैं? देखो, क्योंकि ये अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए ये टैक्स इनवॉइस बिल्कुल इशू नहीं कर सकते। मैंने डिटेल वीडियो में सब समझाया हुआ है। ये उसकी जगह इशू करते हैं बिल ऑफ सप्लाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए टैक्स इनवॉइस, बी बिल ऑफ सप्लाई, सी क्रेडिट नोट, डी डेबिट नोट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्पोजिशन स्कीम इज गवर्न्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम को कवर करता है?
ए सेक्शन 9, बी सेक्शन 10, सी सेक्शन 7 और डी सेक्शन 12। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a supply consisting of two or more goods or services which are naturally bundled and supplied in conjunction is called। ये मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई के जो क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मिक्स्ड और कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आपको दोनों ही लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे वैसे दिया हुआ है कि जहां पे हम गुड्स सप्लाई करते हैं और ऐसे दो या दो से ज्यादा गुड्स सप्लाई हो रहे हैं जो साथ में ही नेचुरली बंडल्ड होते हैं। जैसे हमने लैपटॉप खरीदा तो उसके साथ ही हमें चार्जर भी ले लेते हैं, माउस भी ले लेते हैं, उसका कैरी बैग भी ले लेते हैं, इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। ये सब किसका केस होता है, इसे क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिट सप्लाई बोला जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिक्स सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी कॉम्पोजिट सप्लाई, ऑप्शन सी एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड डी टैक्सेबल सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कॉम्पोजिट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन अ कॉम्पोजिट सप्लाई द टैक्स रेट इज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन। कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में कौन सा टैक्स रेट लगता है? जैसे मैंने अभी आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया कि अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो और उसके साथ बाकी चीजें परचेज कर रहे हो जो उसके साथ नेचुरली बंडल्ड है, तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे बिल के ऊपर वो जीएसटी रेट लगता है जो आपके प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जीएसटी रेट होता है। तो जैसे हमारे केस में वो लैपटॉप का जो रेट होगा वही पूरे के पूरे बिल पे चार्ज होगा। तो कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में याद रखना, जीएसटी रेट लगता है जो आपका मेन प्रोडक्ट है ना, उसका जीएसटी रेट जो होता है, मतलब जो हमारे प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जीएसटी रेट होता है। तो यहाँ पे देखो, ए हाईएस्ट रेट, बी लोएस्ट रेट अमंग द आइटम्स, सी प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट और डी एवरेज ऑफ टैक्स रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट होगा, वही जीएसटी रेट पूरे बिल पे चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is an example of composite supply। अभी आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको खुद पता लगाना है कि इसमें से composite supply का ऑप्शन क्या है। ए गिफ्ट पैक ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स। अब जब ये गिफ्ट पैक होता है, देखो स्वीट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, ये सारी इंडिपेंडेंट आइटम्स होती हैं। क्या ऐसा होता है कि आप स्वीट खरीदने जा रहे हो तो चॉकलेट खरीदना जरूरी है साथ में, या उसके साथ ड्राई फ्रूट भी आप खरीदते ही हो? नहीं, ये चीजें हम नेचुरली साथ में नहीं खरीदते। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है। बी होटल रूम विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। अब देखो, आपने होटल रूम की बुकिंग की है, लेकिन उसके साथ नेचुरली ऐसा होता ही है कि अगर आप होटल रूम बुक करते हो तो यूजुअली वो वन टाइम का मील देते ही है, और मोस्ट ऑफ द होटल्स जो है वो ब्रेकफास्ट ही देते हैं। तो इसलिए होटल रूम्स के साथ ही ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रहा है, मतलब दे आर नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। तो वैसे तो यही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आगे हम देख लेते हैं। कॉम्बो ऑफ सोप एंड शैम्पू, सोप और शैम्पू का कोई कॉम्बो एक नेचुरली बंडल टुगेदर नहीं है। मतलब आप सोप खरीद सकते हो इंडिपेंडेंटली, आप शैम्पू खरीदते हो इंडिपेंडेंटली, वो तो बाय चांस आप यहाँ पे साथ में खरीद रहे हो, लेकिन ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं कहलाएगा। देन सेल ऑफ पेन एंड नोटबुक टुगेदर। पेन एक इंडिपेंडेंट आइटम है जिसका नोटबुक से कोई लेना देना नहीं है, नोटबुक एक इंडिपेंडेंट आइटम है। आप यूजुअली ये दोनों अलग अलग ही खरीदते हो, वो तो बाय चांस आपने साथ में खरीद लिया, लेकिन दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि होटल रूम बुक किया है इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी होटल में जाके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आप ले लो और होटल रूम बुक ना करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द आइटम्स विच आर नेचुरली बंडल्ड टुगेदर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो कॉम्पोजिट सप्लाई का केस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। तो अब आपसे ऑप्शन देखो क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स विद इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अगर आपने कोई गुड्स सप्लाई किए हैं या गुड्स परचेज किए हैं और साथ में उसका इंश्योरेंस भी, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी साथ में कवर हो रहा है, तो ये एक नेचुरल चीज है कि हाँ, यूजुअली जब हम कोई सामान बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तो कई बार उसका इंश्योरेंस भी हम ही साथ में प्रोवाइड कर देते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखो, मोबाइल फोन सोल्ड विद चार्जर। अब जब फोन खरीदते हैं तो यूजुअली हर कोई साथ में चार्जर लेता ही है, तो ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई का केस है और हमारा आंसर नहीं है। सी
सेल ऑफ कार विद इंश्योरेंस, कार खरीदी है तो साथ में इंश्योरेंस हर कोई करवाता ही है, ये मैंडेटरी होता है, ये नेचुरली बंडल टुगेदर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। दिवाली गिफ्ट पैक सोल्ड एट वन प्राइस, देखो दिवाली पे जो गिफ्ट पैक होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, स्वीट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट्स होती है, जूस होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ होती है, लेकिन वो सारी चीजें अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज खरीदने हैं तो आप जूस भी साथ में खरीदोगे ही, या आप ड्राई फ्रूट भी साथ में खरीदोगे ही, वो तो आपने एक बार एक ही प्राइस पे दिवाली गिफ्ट पैक के फॉर्म में खरीद लिए, तो वो नेचुरली बंडल टुगेदर नहीं है, तो यानी कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी, दिवाली गिफ्ट पैक सोल्ड एट वन प्राइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। The concept of composite supply is defined under which section? तो ये होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है ए, सेक्शन 2 टू सबसेक्शन 30। बाकी के सेक्शन दिए हुए हैं लेकिन वो कॉम्पोजिट सप्लाई को कवर नहीं करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रिंसिपल सप्लाई इन अ कॉम्पोजिट सप्लाई इज, अच्छा प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? क्या प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब ये है कि जो सबसे महंगा होता है या जिसका जीएसटी रेट ज्यादा होता है? ऐसा नहीं, प्रिंसिपल सप्लाई वो होती है जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, मतलब हम एक्चुअल में वही चीज खरीदने गए हैं, बाकी चीजें तो हम एक्स्ट्रा में खरीद के आते हैं, एडिशनल चीजें साथ में खरीद लाते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, सप्लाई ऑफ एसेसरीज, देखो एसेसरीज क्या होती है? वो एडिशनल चीजें होती है, वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है। बी, मेन सप्लाई टू विच अदर्स आर एंसिलरी, मतलब हमसे पूछा प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, तो यही आंसर है, मेन सप्लाई हमारी और बाकी की चीजें क्या होती हैं? एंसिलरी। सी, मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, जरूरी नहीं है कि जो मेन प्रोडक्ट हम खरीदने गए वो सबसे महंगा ही होना चाहिए, नो। डी, सप्लाई विद हाईएस्ट टैक्स रेट, और जरूरी नहीं है कि उसका जीएसटी रेट सबसे हाईएस्ट होगा तो वो प्रिंसिपल सप्लाई है, नो। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, मेन सप्लाई टू विच अदर्स आर एंसिलरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन, अच्छा ये बताओ कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसके ऊपर होती है? देखो चाहे कॉम्पोजिट सप्लाई हो, चाहे मिक्स सप्लाई हो, चाहे कोई भी सप्लाई हो, यूजुअली जब तक कि आरसीएम का केस नहीं है, टैक्स पे करने की जिम्मेदारी हमेशा सप्लायर की होती है, हमेशा सेलर की ही होती है इन जनरल। तो इसीलिए ऑप्शन देखते हैं, ए रेसिपिएंट, बी सप्लायर, सी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो कभी टैक्स नहीं पे करेगी, वो तो टैक्स रिसीव करती है, एंड डी ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, सप्लायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट इज मिक्स सप्लाई? जैसे कॉम्पोजिट सप्लाई है वैसे ही डिटेल वीडियो में मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। मिक्स सप्लाई क्या होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें साथ में खरीद लेते हो जिनको हम नेचुरली साथ में नहीं खरीदते, मतलब विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड टुगेदर, लेकिन हमने बाय चांस उसे साथ में खरीद लिया, जैसे दिवाली गिफ्ट पैक कभी ऑप्शंस में आया था, वो मिक्स सप्लाई का एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सप्लाई मेड बाय अ कॉम्पोजिट डीलर, कॉम्पोजिट डीलर जो सप्लाई कर रहा है क्या वो मिक्स सप्लाई होती है? नहीं। बी, टू और मोर सप्लाईज बंडल्ड नॉट नेचुरली बंडल्ड, तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए कि दो या दो से ज्यादा चीजें हमने साथ में खरीदी हैं बट दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड टुगेदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जनरली साथ में ही खरीदी जाती है, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। सी, कॉम्पोजिट सप्लाई विद हाईएस्ट रेट, नहीं हम तो मिक्स सप्लाई की बात कर रहे हैं तो कॉम्पोजिट कैसे हो सकता है वो। और डी, सेल ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स मतलब जिसपे जीएसटी नहीं है, जीएसटी का रेट जीरो है, क्या वो कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई होता है? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन है बी, टू और मोर सप्लाईज बंडल्ड बट नॉट नेचुरली बंडल्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। इन मिक्स सप्लाई टैक्स इज लेवीड एट द रेट, तो देखो जैसे कॉम्पोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है ना, जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका जीएसटी रेट लगता है, मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट लगता है? जितनी भी चीजें आप खरीद रहे हो ना एक साथ, उनमें से जिस चीज का रेट सबसे हाईएस्ट होता है ना, याद रखना वही जीएसटी रेट मिक्स सप्लाई के केस में चार्ज होता है। तो आते हैं ऑप्शन देखते हैं। ए, ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई,
ये नहीं है। बी एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स, ये भी नहीं है। सी हाईएस्ट रेट अमंग ऑल आइटम्स, यही करेक्ट आंसर है। डी लोएस्ट रेट अमंग ऑल आइटम्स, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट रेट अमंग ऑल आइटम्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज इज अ मिक्स्ड सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है, जब हम दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें साथ में खरीदते हैं जो जनरली साथ में नहीं खरीदी जाती, मतलब विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, पैकेज ऑफ चॉकलेट्स एंड जूस सोल्ड फॉर वन प्राइस। तो यही आंसर करेक्ट लग रहा है, क्योंकि चॉकलेट और जूस का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चॉकलेट खरीदोगे तो जूस भी खरीदना ही है, या जूस परचेज कर रहे हो तो चॉकलेट परचेज करनी ही है। तो वैसे तो यही करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। रूम विद ब्रेकफास्ट, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई का केस है। सी गुड्स ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई नहीं है। लैपटॉप विद चार्जर, ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई नहीं है। करेक्ट आंसर है ए, पैकेज ऑफ चॉकलेट्स एंड जूस सोल्ड फॉर वन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन डिफाइनिंग मिक्स सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट इज। तो सेक्शन जो कॉम्पोजिट सप्लाई का था वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 था। यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 74 है, जो कि मिक्स सप्लाई एक्सप्लेन करता है। तो बाकी के सेक्शन देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द डिसाइडिंग फैक्टर टू डिस्टिंग्विश कॉम्पोजिट वर्सेज मिक्स सप्लाई इज। अच्छा, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई अलग क्या करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई को एक दूसरे से अलग कर देता है। कॉम्पोजिट में क्या होता है, जो चीजें हैं वो नेचुरली बंडल टुगेदर होती है। मिक्स सप्लाई में दे आर नॉट नेचुरली बंडल टुगेदर। आई थिंक यही एक फैक्टर है जो इन दोनों को अलग अलग कर देता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, टैक्स रेट। टैक्स रेट तो दोनों में ही होता है। टाइम ऑफ सप्लाई दोनों में होता है। सी वेदर द सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड। तो यही आंसर है कि सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है, वही दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। नेचुरली बंडल्ड है कॉम्पोजिट बन जाती है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो मिक्स्ड बन जाती है। ऑप्शन डी में प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो कि गलत है। सही आंसर है वेदर द सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अ कॉम्बो ऑफर ऑफ शैम्पू, सोप एंड टूथपेस्ट सोल्ड एट वन प्राइस। अच्छा, एक बात बताओ, आप शैम्पू खरीदे हो तो जरूरी है कि आपको सोप खरीदना ही है, या जरूरी है कि आपको टूथपेस्ट खरीदना ही है? ये तीनों चीजें इंडिपेंडेंटली सोल्ड आउट होती हैं। तो हमने एक्चुअल में एक साथ खरीद ली है इस कॉम्बो ऑफर में, लेकिन ये जनरली दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। तो जो प्रोडक्ट्स नेचुरली बंडल्ड टुगेदर नहीं होते और हम उसे एक प्राइस में खरीदते हैं, वो एग्जाम्पल होता है मिक्स सप्लाई का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कंपोजिट सप्लाई नहीं है। बी मिक्स सप्लाई, यस दिस इज मिक्स सप्लाई। सी एग्जाम सप्लाई नहीं है। डी जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज मिक्स सप्लाई। इनमें से मिक्स सप्लाई क्या नहीं है? नॉट अ मिक्स सप्लाई हमसे पूछा है, तो मतलब अगर कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ तो वो हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए, गिफ्ट बॉक्स ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट सोल्ड टुगेदर। देखो, अनरिलेटेड प्रोडक्ट जो नेचुरली बंडल टुगेदर नहीं होता है वो तो मिक्स सप्लाई होता है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। बी एयर टिकट विद इंश्योरेंस, ऑप्शनल। अच्छा, एक बात बताओ, आपने एयर टिकट परचेज करी, तो मेन प्रोडक्ट है एयर टिकट, आपको फ्लाई करना है तो इसलिए आपने एयर टिकट परचेज की, और साथ में इंश्योरेंस आप करवा सकते हो, नहीं करवा सकते, लेकिन ये ऑप्शनल है। बट ये जो इंश्योरेंस है ना, ये नेचुरली बंडल टुगेदर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना एयर टिकट खरीदे आप एयर इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लो? नो, आप एयर टिकट खरीद रहे हो इसीलिए आप उसके साथ इंश्योरेंस कराओगे, वरना नहीं कराओगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है एयर टिकट, और बाकी जो है वो इंश्योरेंस जो है वो एंसिलरी है। तो ये मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, सेल ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन वन प्राइस। देखो, पेंटिंग अपने आप में अलग चीज है, स्कल्पचर मूर्ति अपने आप में एक अलग चीज है। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, आपने एक साथ एक प्राइस में परचेज कर ली, लेकिन ये नेचुरली बंडल टुगेदर नहीं है, इसीलिए ये मिक्स सप्लाई होता है, कॉम्पोजिट नहीं होता। डी सेल ऑफ बुक्स विद बैग्स अंडर वन प्राइस। जनरली जब आप बुक्स खरीदते हो और बैग खरीदते हो, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप बुक खरीद रहे हो तो बुक ही खरीदते हो, साथ में बैग खरीदना जरूरी नहीं है। बैग खरीद रहे हो तो साथ में बुक खरीदना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, एयर टिकट विद इंश्योरेंस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 25,
हु डिटर्मिन्स इफ अ सप्लाई इज कॉम्पोजिट और मिक्स। अच्छा, कैसे पता लगता है, कौन बताता है कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? क्या सप्लायर बताता है? नहीं। क्या जीएसटी काउंसिल बताती है? नहीं। क्या रेसिपिएंट बताता है? नहीं। ये हमें पता लगता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के केस में। मतलब हर एक सिचुएशन को देख के हम समझते हैं कि अच्छा, यहाँ पे गुड्स नेचुरली बंडल टुगेदर है तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, यहाँ पे गुड्स नेचुरली बंडल टुगेदर नहीं है लेकिन फिर भी हम खरीद रहे हैं तो ये मिक्स सप्लाई है। जिसका करेक्ट आंसर है डी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। डिटेल वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में है, आप सब देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, और आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम और कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये 25 क्वेश्चंस करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।